नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों ये वीडियो आज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि इस समय जो हमारी वर्तमान में काउंसलिंग होनी है वो स्टेट काउंसलिंग होगी या फिर जिले वाइज होगी। दूसरी हम बात करेंगे कि जो 6 काउंसलिंग है वो हमारी कब होगी, इसकी जो तिथि जारी हुई है वो कौन सी डेट फिक्स हुई है। तीसरा हम यहाँ पर देखेंगे कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हमें कमेंट भी आ रहे थे, उनको बहुत सारे डाउट हो रहे थे कि भी काउंसलिंग में जब हम प्रतिभाग करने के लिए जाएंगे तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अगला हम बात करेंगे कि काउंसलिंग में कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और आप सभी ने देखा होगा कि जो मेरिट लिस्ट निकाली गई है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के नाम हैं। अब अभ्यर्थियों यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं कि उसमें कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है उस लिस्ट में। दूसरा, बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट हैं कि उनके क्या हो रखा है, नाम गलत हो रखा है, किसी का कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रखा है। तो जिन बच्चों के कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रखी हैं तो वो पूछ रहे हैं कि हम इसमें जो हमारा प्रत्यावेदन है वो कैसे लगाएंगे, प्रत्यावेदन का फॉर्मेट कैसा होता है, क्या होता है प्रत्यावेदन, थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी दे दिए। तो ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरा, किस ज़िले में कितने पद हैं खाली, कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये भी डाउट हो जा रहे हैं कि भाई ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, अगर कितने भी गुना अभ्यर्थियों को बुलाते हैं तो उसमें कितने बच्चे कहाँ पर काउंसलिंग करवाएंगे। दूसरा, भाई कौन सा ज़िला ऐसा है जहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं, तो ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा ना हो कि भाई जिस ज़िले में नाम आ रखा है उस ज़िले में सीटें ही ना हो और हम काउंसलिंग कराने के लिए पहुँच जाएँ, तो वहाँ तो नाम आना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जैसा आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत, यानी कि ये चंपावत के का नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा है विज्ञप्ति, काउंसलिंग और प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन, यानी कि प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन होना लिखा है। आदेश संख्या आप पढ़ लेना ये। और 2024-25 दिनांक 11 जून 2024 द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रख्यापित किया गया था। इसमें सीधा सीधा यही कहा गया है कि भाई जो जून 2024 में हमारी वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारे मैटर हुए हैं, जिसमें कुछ सर्वोच्च न्यायालय का भी रोल रहा है और धीरे धीरे क्या क्या प्रोसेस होती रही है वो आप सभी को पता चलता ही रहा है। अब इसी तरह से फाइनली ये जो 6 काउंसलिंग हो चुकी है और इसमें अब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब ये किन लोग कब होना है थोड़ा ये देख लेते हैं। तो लिखा है इस हेतु प्रमाण पत्रों की जांच हेतु दिनांक 24/5/2025 की तिथि निर्धारित की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो 24 मई है, तो 24 मई को क्या होनी है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। पद हेतु उस विशेष वर्ग की श्रेष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। देखो यहाँ लिखा है किया जाएगा, ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि पद जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो यहाँ आप देखो साफ साफ लिखा है ना, जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। देखो 24 मई को तो आपको बुलाया जाएगा, परंतु यहाँ पर किन लोगों को बुलाया जाएगा तो इसके लिए आपको अभी सूचना दी जाएगी, यानी कि कितने गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाना है तो ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या है, अभी आपको 2-4 दिन में एक नया नोटिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नया नोटिस आपको देखने को मिलेगा, तो उसके हिसाब से आप जितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इतने गुना अभ्यर्थी वहाँ पर जाएंगे। ठीक हो गया। अगला देखो, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। लिखा है इसमें कि पुकार होने पर अनुपस्थित पाए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कोई अवसर प्रदान नहीं किया जा सकेगा एवं तत्काल अगले क्रमांक के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान कर दिया जाएगा। कि जितने भी गुना अभ्यर्थियों को वहाँ पर बुलाया जाएगा, तो जो मेरिट में सबसे टॉप वाला अभ्यर्थी होगा, अगर वो उपस्थित वहाँ पर नहीं होता है तो उसका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा और उसका नाम काट कर दूसरे अभ्यर्थी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराया जाएगा। और उसके बाद अगर जो बच्चा टॉप में था, यानी कि जो हमारी मेरिट सूची है उसमें ऊपर था क्रम में, अगर वो बच्चा बाद में जाता है तो बाद में क्या है, उसका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त ही माना जाएगा, फिर उसको नहीं लिया जाएगा। ठीक हो गया। और लिखा है प्रवणता सूची में सम्मिलित संबंधित अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत के कार्यालय में 10 बजे से अपने समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों सहित जो नियुक्ति की पात्रता हेतु प्रासंगिक है मूल में चयन समिति के, अरे कुछ नहीं लिखा है, सीधा यही लिखा है कि भैया इसमें जितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा 24 मई को वो सारे के सारे अभ्यर्थी अब जिस जिले में उनका नाम आया है उस जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वहाँ पर उनके कार्यालय में पहुँच जाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। ठीक हो गया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर डाउट ये भी रहता है बच्चों का कि ये जो काउंसलिंग है सिर्फ चंपावत में होनी है या सभी जिलों में होगी। तो हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये देखो ये कोई स्टेट काउंसलिंग नहीं है, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग है, यानी कि जिला लेवल पर होगी। तो जिस जिस जिले में आप लोगों के नाम आ रखे हैं तो आपको क्या करना है, उसी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको डीओ ऑफिस में पहुंचना पड़ेगा उसी जिले के 24 तारीख को। डेट सभी की सेम है और सभी को वहां पर पहुंचना है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों का ये भी कन्फ्यूजन था कि वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने। तो देखो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि देखो इसमें लिखा है कि मूल में चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
NIOS DLED अभ्यर्थियों को अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त, यानी कि भाई जितने भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं वो तो लेकर ही जाने हैं, यानी कि आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, DLED और जितनी भी शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके CTET, UTET, ये तो आपको लेकर ही जाने हैं। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, स्थायी प्रमाण पत्र हो गया, और जितनी भी चीज़ें मांगते हैं वो तो लेकर ही जाने हैं। उसके अलावा आपको कुछ लेकर जाने हैं। अब उसके अतिरिक्त क्या है, देखिए ये जो शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं ये तो सभी के पास होते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इसके जो अतिरिक्त वाले हैं, दिक्कत यहाँ पर है, इसमें लिखा है सेवारत होने से संबंधित प्रमाणित साक्ष्य, कि अगर आप सेवारत थे, क्योंकि ये जो डिप्लोमा था उन्हीं लोगों के लिए था जो कि सेवारत थे। देखो होता क्या है ना, बहुत सारे फ्रॉड लोग भी होते हैं जो कि सेवारत नहीं थे परंतु उन्होंने भी NIS से डिप्लोमा कर लिया था, तो वो गलत भी है। तो अगर मैं एक हिसाब से देखूं तो भाई ये डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के लिए सही हैं जिन्होंने अपना डिप्लोमा एक जेन्युइन तरीके से किया है, अच्छे तरीके से किया है, और ये डॉक्यूमेंट्स वह अभ्यर्थी आसानी से नहीं जुटा पाएंगे जिन्होंने फ्रॉड तरीके से किया है। ठीक हो गया ना। तो पर भाई जिन लोगों ने अपने एक नंबर से किया होगा तो हो सकता है थोड़ी बहुत तो दिक्कत उनको भी हो सकती है, परंतु जिन्होंने बिल्कुल ही टोटली फ्रॉड तरीके से किया तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकते हैं, वो तो आसानी से उपलब्ध करा ही नहीं सकते हैं। और क्या है, देखो सेवारत होने से संबंधित प्रमाणित साक्ष्य, तो भाई जितने भी लोग हैं अगर सेवा में थे तो उनको वहाँ से क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, तो वो साक्ष्य आसानी से दे सकते हैं। और ऐसा कोई सा स्कूल नहीं हो सकता कि अगर बच्चों ने वहाँ पर पढ़ाया है और वहाँ से वो उसको एक्सपीरियंस लेटर ना दें, तो ये भी आप आसानी से मिल जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, जैसे कि जिनके कोरोना काल में स्कूल बंद हो गए थे, तो देखो जिनके कोरोना काल में स्कूल बंद हो गए थे वो क्या करेंगे, BO ऑफिस जाएंगे, उनका जो भी BO ऑफिस लगता होगा तो वो वहाँ जाएंगे, क्योंकि देखिए जो भी स्कूल होते हैं भाई वो BO के अंडर में रहते हैं, तो उस समय का डाटा है, रिकॉर्ड है, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। क्योंकि जब आप स्कूल में पढ़ा रहे थे तो उस स्कूल वालों ने भी क्या किया होगा, आपका जो डाटा है वो BO ऑफिस में दिया होगा कि भाई हमारे यहाँ पर इतने टीचर हैं, इतने छात्र हैं, ये डाटा जाता ही जाता है। तो अगर आपके पास आपका स्कूल बंद हो गया तो आप अपने BO ऑफिस में जाइएगा और आप वहाँ बताइएगा कि हमें एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा एक नियुक्ति पत्र, कि दूसरा आपको क्या चाहिए भाई, नियुक्ति पत्र चाहिए, कि जब आप ज्वाइन करने लगे थे तो आपको पता ही है कि जब आप कहीं पर भी ज्वाइन करोगे तो आपको एक नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर दिया ही जाएगा, तो वो ज्वाइनिंग लेटर आपको चाहिए। तीसरा नियुक्ति पत्र, नियुक्ति की विज्ञप्ति, कि भाई जब आप वहाँ ज्वाइन करने के लिए गए थे तो आपको पता कैसे चला था, किस माध्यम से आपको पता चला था, यानी कि उसमें समय जो स्कूल ने विज्ञप्ति जारी की थी तो वो विज्ञप्ति भी यहाँ पर मांगी। हालांकि देखो इसका बनना नहीं चाहिए कि नियुक्ति की विज्ञप्ति, क्योंकि भाई ये कहाँ से लेकर आए, बहुत सारे स्कूल ऐसे भी होते हैं ना जो विज्ञप्ति नहीं निकालते हैं, डायरेक्टली मौखिक रूप में कह देते हैं कि भाई कोई टीचर की रिक्वायरमेंट हो वो हमें दे दो, तो ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कहना नहीं चाहिए था कि नियुक्ति की विज्ञप्ति चाहिए, भाई विज्ञप्ति देने का क्या मतलब है। ठीक है। दूसरा प्रबंधन संस्था के प्रबंधिधाईकरण का अनुमोदन, यानी कि वहाँ का जो भाई प्रिंसिपल है उसके द्वारा भी आपको लिखित मिलना चाहिए। वेतन विवरण, तो ये बिल्कुल सही है। देखो भाई अगर आपने जेन्युइन तरीके से स्कूल में पढ़ाया है तो भाई कोई तो वेतन आपको मिलता होगा, आपके अकाउंट में सैलरी आती थी या कैश देते थे या चेक देते थे, तो जो भी देते थे उसका विवरण तो आपको देना ही पड़ेगा, और ये एक जेन्युइन साक्ष्य बनता भी है। ठीक हो गया ना। दूसरा बहुत सारे लोग इसमें हो सकता है ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कहेंगे नहीं मैं तो कैश मिलता था, भाई कैश मिलता था तो एक रसीद भी तो आपको दी जाती होगी, एक स्लिप भी तो आपको दी जाती थी। दूसरा मान के चलो अगर यहाँ पर भी आपको नहीं मिलता है तो ये भी आपका जो वेतन का विवरण है, आपका जो BO ऑफिस है वहाँ से जाकर मिल सकता है आपको, क्योंकि जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी स्कूल्स होते हैं, वो टीचर्स को कितनी सैलरी देते हैं ये BO ऑफिस में मेंशन होता है। ठीक हो गया ना। अगर आप वहाँ से जाएंगे ना अपने वेतन का विवरण लेने के लिए तो आपको वेतन का विवरण हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी मिल जाएगा जितने आपको मिलते हो ना, क्योंकि स्कूल वाले थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं ना कि आपको तो 5-6 हज़ार या 10 हज़ार देंगे और वहाँ पर BO ऑफिस में दिखाते हैं कि हम इनको 15-20 हज़ार दे रहे हैं, तो आपको वेतन का साक्ष्य वहाँ से भी मिल सकता है। तीसरा उपस्थिति, तो उपस्थिति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस समय के जो रजिस्टर्स थे स्कूलों में होते ही हैं पहले से, तो आप वहाँ से जाकर उपस्थिति ले सकते हैं। पठन पाठन की समय सारणी, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। अभी समय सारणी से क्या मतलब है, तो आज भी जो समय सारणी चल रही है तो वही उस समय भी चलती होगी, तो ये भी कोई औचित्य नहीं है। एक मेरे ख्याल से जो इसमें गलत कागज़ दे रखे हैं वो यही दे रखे हैं, नियुक्ति की विज्ञप्ति और पठन पाठन की समय सारणी, इनका कोई औचित्य नहीं है, बाकी सभी का तो औचित्य बनता है। फिर लिखा है इनको प्रस्तुत करना होगा, यानी कि जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर उपस्थित करना ही पड़ेगा। ठीक हो गया। आगे थोड़ा और देखते हैं। लिखा है NIOS DLED उपाधि धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नितांत रूप से उनके सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने की प्रमाणित पुष्टि के अधीन रहेगी, कि भाई जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और जितने आप ये डॉक्यूमेंट्स देंगे ऊपर वाले इनकी जाँच होगी, और तब तक आप नियुक्त नहीं माने जाएंगे जब तक इन डॉक्यूमेंट्स की जाँच नहीं हो जाती। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में कोई गलत तरीके से या किसी ने फ्रॉड तरीके से ये बनवाए होंगे तो भाई क्या किया जाएगा, उसको बाहर भी कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत। हाँ देखो यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट में कोई एक डेट का भी किसी ने मेंशन किया था तो वो भी देख लेंगे, इसमें नहीं है हालांकि। ठीक हो गया ना। तो चलो और देखते हैं। देखो ये क्या है ना, सभी जिन्होंने अपनी अपनी जारी कर दी है तो थोड़ा सा एक एक को हम देख लेते हैं। और ये चंपावत की थी हमारी, और दूसरी देख लेते हैं। ये दूसरी आ जाती है हमारी नैनीताल की। जैसे आप देख रहे हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल, इसमें भी सभी कुछ यही लिखा सेम टू सेम, तो ज़्यादा हम इस पर भी टाइम
नहीं देने वाले हैं। ठीक हो गया। इसमें कुछ नहीं देख लेते हैं, अगर कुछ नया लिखा हो तो। इसमें भी कुछ नया नहीं है, यानी कि सेम टू सेम वही है, बस इसमें थोड़ा सा ये लिख दिया है कि भाई आपको जो पहुँचना है वो 10 बजे पहुँचना है। ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर एक टाइम फिक्स कर दिया है कि भाई 10 बजे तक आपको पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक के लिए नहीं है, अगर जो किसी एक में अगर दिशा निर्देश दिए हैं तो वो सभी कार्यालयों पर लागू होते हैं। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तीसरा देखते हैं, ये देखो, ये थोड़ा अल्मोड़ा का आ जाता है, लिखा है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा। यहाँ पर देख रहे हैं सारे के सारे सब कुछ सेम ही है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें देखना भी नहीं है। इसमें कुछ नया हो तो वही देखेंगे। ठीक हो गया, चलो। हाँ, इसमें ये देख लेते हैं, ये थोड़ा सा लेख लिखा है कि साथ ही संबंधित अभ्यर्थी 10 अगस्त 2017 को सेवारत होने चाहिए। यानी कि 10 अगस्त 2017 को जब आपका एडमिशन हुआ था NIS DLED में, तब उस समय आपको सेवारत होना चाहिए। इसका मतलब आपको क्या देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेटर देना पड़ेगा, जो कि पहले भी लिखा गया था। एवं दिनांक 31 मार्च 2019 को NIOS DLED उपाधि प्राप्त की गई हो। इसका मतलब ये है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है 31 मार्च 2019 तक आ गया होना चाहिए। और ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जो सरकार थी उसने सिर्फ वन टाइम ही क्या कराया था, NIOS से DLED कराया था। अगर इस और उनके जो वन टाइम वालों के जो रिजल्ट हैं वो 31 मार्च 2019 तक सबका फाइनल हो गया था। अगर इसके बाद किसी का आता है तो उसका मतलब ये माना जाएगा कि ये उस समय के सेशन में इन लोगों ने DLED नहीं किया है, ये बाद में या पहले का हो सकता है, इसलिए उन लोगों को भी बाहर किया जाएगा। फिर लिखा है NIOS DLED उपाधि धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नितांत रूप से उनके सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने की प्रमाणित पुष्टि के अधीन रहेगी। यानी कि यही कि जितने आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देंगे उनकी प्रमाणित पुष्टि होगी, तभी आपको नियुक्ति दी जाएगी। ठीक हो गया। अगला देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा हम देख लेते हैं प्रत्यावेदन का, कि बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन हो जा रहे थे कि भाई किसी का नाम गलत हो गया है, किसी के फादर का नाम गलत हो गया है, किसी का जेंडर चेंज कर दिया है, किसी के नंबर कम कर दिए हैं, किसी के नंबर बढ़ा दिए हैं, तो उनमें भी बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ जा रही थी। तो वो सारी देख लेते हैं कि उन लोगों को प्रत्यावेदन कैसे बनाना है। तो देखो, ये किसी का प्रत्यावेदन था, तो हालांकि आपको इसका कुछ गलत यूज़ नहीं करना है, बस आपने क्या करना है, ये एक फॉर्मेट दे रखा है, इसी के अकॉर्डिंग आपने प्रत्यावेदन बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो ऊपर साफ साफ लिखा है, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि विज्ञप्ति पत्र संख्या, यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, आपने जो भी विज्ञप्ति थी इसकी वो लिख लेनी है, यहाँ पर डेट लिख देनी है। ठीक हो गया ना। उसके बाद फिर प्रत्यावेदन, ये सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा का था, तो अल्मोड़ा आप जिस जिले में प्रत्यावेदन लगा रहे हैं तो उस जिले का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक हो गया। जनपद जिस जिले में आप प्रत्यावेदन लगा रहे हैं, और फिर उत्तराखंड। विषय, अब आप जो प्रत्यावेदन लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, क्या विषय है आपका यहाँ पर लिखना। जैसे जैसे इस प्रत्यावेदन में क्या लिखा है, प्रार्थी के नाम व पिता के नाम में हुई त्रुटि सुधार हेतु प्रार्थना पत्र। जैसे ही आपका जो भी विषय, मान के चलो किसी की कैटेगरी गलत है तो आप लिखेंगे प्रार्थी के कैटेगरी में हुई त्रुटि सुधार हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, जो भी आपका है वो आप लिख देंगे। किसी का विषय का है तो प्रार्थी के विषय में हुई त्रुटि हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक हो गया। फिर ये आप देख रहे हैं, महोदय निवेदन है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा जारी प्रत्यावेदन ज्येष्ठ सूची में प्रार्थी व पिताजी का नाम गलत हो गया, यानी कि यही लिखेंगे आप, प्रार्थी के सूची क्रमांक यानी कि लिस्ट में आपका जो नाम कितने क्रमांक पर आ रखा है और क्या कंट्रोल नंबर है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। सूची क्रमांक, कंट्रोल नंबर, जैसे इनका इतना था, सूची क्रमांक ये था, कंट्रोल नंबर ये था, ऐसे ही आप अपना लिख देंगे जो भी होगा। फिर सूची में जो आपका नाम दिया गया है या कैसे क्या मिस्टेक दी गई वो यहाँ पर लिखेंगे कि अभ्यर्थी का नाम सूची के अनुसार, तो सूची के अनुसार क्या दिक्कत है यहाँ लिखेंगे, और रियल में आपको क्या चाहिए, वास्तविक क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि सुधार हेतु अभ्यर्थी का नाम। जैसे कि और बहुत सारी हैं तो यहाँ पर क्रम लगाकर यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे हैं तो एक आपका ये हो गया, दूसरा ये आपका हो जाएगा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, ऐसे आप बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं, और आगे आप कर सकते हैं। फिर देखो ये लिखा था, प्रार्थी व प्रार्थी जी के पिता का नाम प्रीटियो संशोधित कर उसे शुद्ध सही करने की कृपा करें, यानी कि उसको सही किया था, डेट लिख देंगे जिस दिन आप प्रत्यावेदन डाल रहे हैं, फिर यहाँ पर अपना स्थान लिख देंगे। बाकी यहाँ पर आपकी जो त्रुटि थी उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि ये क्या सही है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक हो गया। त्रुटि सुधार हेतु संलग्न, यानी कि अगर आपका नाम गलत है तो नाम के लिए आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, अपने हाई स्कूल की मार्कशीट या कोई भी और लगा सकते हैं। दूसरा, इसी तरह से आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसकी मार्कशीट लगा सकते हैं। कैटेगरी है तो कैटेगरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपके कोई स्थान में गलत है, यानी कि जो डोमिसाइल है उसमें कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसी तरह से मतलब उसके अकॉर्डिंग जो भी आप सही करा रहे हैं तो एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि इसमें आपका बिल्कुल सही है। जैसे ये प्रार्थी, तो यहाँ पर आप इसी तरह से सारा का सारा ये लिख सकते हैं। तो प्रत्यावेदन से संबंधित जो फॉर्मेट था वो भी आपको मिल चुका है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अगले कि भाई जो जिले हैं हमारे, किस जिले में कितने पद खाली हैं। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे टिहरी गढ़वाल कि जो टिहरी गढ़वाल है इसमें कितने पद खाली हैं। तो ये विज्ञान वर्ग के हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये ओपन का है, ओपन की कैटेगरी ये है, फीमेल ये है, एक्स सर्विसमैन ये है, PH ये है, DFF ये है, ऑर्फन ये है, और टोटल इस तरह से ये है। तो अब मैं इसको विस्तार में समझाऊंगा आपको तो बहुत टाइम लगेगा, तो ज़्यादा विस्तार देना नहीं है। आप यहाँ को वीडियो रोक लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, और फिर आसानी से इसको देख लेना। ये विज्ञानेतर वर्ग की है, सारी कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये UR SC ST ये सारी दे रखी है, विज्ञान की सीटें, ये विज्ञानेतर वर्ग की है।
आप आसानी से अच्छे से देखते रहना। ठीक हो गया। विज्ञानेतर में आपको पता है अभी 3 क्लासेस बनती है हमारी, ये इंग्लिश की हो गई, ये हिंदी हो गई, ये अदर हो गई। विज्ञान वर्ग में आपको पता है यहाँ पर भी 3 बनती है, ये भी पहले पीसीएम हो गई, ये जेडबीसी हो गई, ये अदर साइंस हो गई। ठीक है, आसानी से देख लेना, यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आसानी से स्क्रीनशॉट ले लो। आप थोड़ा दूसरा दिखा लेते हैं। ये देखो, ये अल्मोड़ा की लिस्ट है। यहाँ पर आप देखो जनपद अल्मोड़ा जितने भी रिक्त पद हैं यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ये आप संख्या के हिसाब से देख लो। कुल रिक्त पद कितने हैं? 25 हैं यहाँ पर। तो आराम से वीडियो रोककर तसल्ली से इसको देख लो। ये आप देखते हैं, ये है हमारी हरिद्वार के हैं। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर कितने पद खाली हैं। तो यहाँ पर ये एक पद सिंपल जनरल वाला, बाकी बैकलॉग के 31 पद खाली हैं। ठीक है, और इसी तरह से क्या है, आपको देखो सभी जिलों की ये जो लिस्ट है खाली पदों वाली आपको मिल जाएंगे। और ये अगर आपको मिलनी है तो आप हमारा जो यूट्यूब फैमिली का व्हाट्सअप ग्रुप है, आप वहाँ से जुड़ जाना, या फिर हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिनका जो लिंक है, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप वहाँ से जाकर जुड़ जाना और वहाँ से भी आपको ये सारे के सारे जो PDF हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे आसानी से। अगला देखो, इसी तरह से ये क्या सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। अब देखो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, बेफालतू में वीडियो लंबी ही होनी है। ये देखो, ये पिथौरागढ़ का है, पिथौरागढ़ की लिस्ट है, आप देख लेना यहाँ पर भी कि भाई किस में कितने पद खाली हैं, यानी कि यहाँ पर कुल 13 पद खाली हैं। ठीक है, ये देखो, ये उधमसिंह नगर की है कि कितने यहाँ पर खाली हैं। ये हमारी रुद्रप्रयाग की खाली है कि किसमें कितने खाली हैं। टोटल यहाँ पर 35 खाली हैं। देख लो, यहाँ हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपको भैया देखनी है तो वीडियो यहाँ पर रोको, स्क्रीनशॉट ले लो और तसल्ली से देख लो। और PDF लेनी है तो हमारे जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाओ और वहाँ से इसकी PDF लेकर आसानी से तसल्ली से पढ़ते रहो। तो ठीक है, फिर देखो इसमें हमारे जितने भी डाउट थे कि 6 काउंसलिंग की जो हमारी डेट थी वो कब होनी है, तो 24 मई को होनी है, सभी को पता चल चुका है। काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट से लेकर जाने हैं ये भी आप सभी को बता दिया है कि जो स्टेट काउंसलिंग होनी है या फिर जिले वाइज होगी, तो ये भाई जो काउंसलिंग है आप सभी को पता है कि हमारी जिले वाइज होनी है। प्रत्यावेदन का फॉर्मेट कैसा होगा ये भी हमने आपको बता दिया, किस जिले में कितने पद खाली हैं और ये भी हमने आपको बता ही दिया। ठीक हो गया, फिर बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।